फिर से उत्तराखंड में कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे? क्या उनका चेहरा और डबल इंजन की सरकार के जो दावे हैं, जो फायदे हैं, उसके बल पर बीजेपी की वापसी होगी? कांग्रेस का क्या कमबैक होगा? प्लान क्या है? आपने पूरे 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। कार्यकर्ताओं का बेस खड़ा किया जा रहा है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये तमाम कोशिश क्या इस चुनाव में रंग लाएगी? यूकेडी की कुर्सी टिकेगी या फिर अभी जिस स्थिति में यूकेडी है उस स्थिति में ही रह सकती है? एसपी बीएसपी क्या खेल कर सकती है? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब अब 10 मार्च को मिलेगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी 70 सीटों पर तमाम राजनीतिक दल जो है वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन 15 तारीख तक तो आपको वर्चुअली ही रैली करनी है। डिजिटल माध्यम से ही आप रैली कर सकते हैं, जनता से संपर्क साध सकते हैं, जनता तक अपने मुद्दे, अपने एजेंडे पहुंचा सकते हैं। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। रोहित, अब 15 तारीख तो कम से कम अब डिजिटली चुनाव प्रचार करना होगा। जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि अगर डिजिटल रैली की ही इजाजत मिलती है, डिजिटली आप अपने दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, अपनी जनता तक पहुंच सकते हैं, अपने वोटर तक पहुंच सकते हैं, तो फिर ये ऑप्शन जो है बीजेपी को सूटेबल लगता है। क्या तैयारी अब कांग्रेस और बाकी दलों की है डिजिटली जनता तक पहुंचने की? जी देखिए कुंदन, अगर हम डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार की बात करें तो इस कोविड काल ने, कोविड की पहली लहर ने, कोविड की दूसरी लहर ने मानव समाज को और पूरे विश्व को डिजिटलाइज कर दिया है। आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी डिजिटल माध्यम से हो रही हैं। लिहाजा पिछले 2 साल से ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं डिजिटल माध्यम का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग जिलों में अपने पार्टी के जिला मंत्रियों से, मंडल के महामंत्रियों से, तमाम जिला कार्यकारिणी के सदस्यों से वर्चुअली वार्तालाप जो कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं ये कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, हालांकि ये कोविड काल के दौरान इन्होंने अपना सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत कर दिया है। अब कोई भी बड़ा नेता है वो मोबाइल पर ही अपना बयान या फिर अपनी बाइट बना के भेज देता है। तो सभी को एक तरह से बहुत कुछ सिखा गया है ये कोविड काल। अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी कैंपेनिंग में लगभग आगे नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 1 महीना पूर्व सैनिक सम्मान, शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। सवाल गांव से इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। समय समय पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। मुख्यमंत्री समय समय पर शहीद सम्मान यात्रा में शिरकत करने प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचते हैं और सैन्य धाम की आधारशिला रखी जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं और अभी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून के परेड ग्राउंड में एक भव्य जनसभा हुई थी। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री की हल्द्वानी में भव्य जनसभा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा की भी शुरुआत कर दी थी, जिसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके द्वारा की गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत 19 तारीख को कुमाऊं मंडल से की थी। समय समय पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे थे उत्तराखंड में। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंचे थे, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके थे। अब 4 जनवरी को इसका समापन कुमाऊं के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जो मुख्यमंत्री का खुद का विधानसभा क्षेत्र है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं और गढ़वाल में, उत्तरकाशी जिले में इसका समापन होता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, भव्य रोड शो निकालते हैं, जन संबोधन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 से 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान था वो लगभग अब समाप्ति की ओर था। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की एक भव्य जनसभा देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई थी। 16 दिसंबर को कांग्रेस के
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भव्य जनसभा देहरादून के परेड ग्राउंड में थी। और आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की दो भव्य जनसभाएं प्रस्तावित थीं, गढ़वाल के श्रीनगर में और कुमाऊं के अल्मोड़ा में। इन तमाम जनसभाओं को प्रियंका गांधी ने स्वयं ही रद्द कर दिया है, क्योंकि कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि कांग्रेस अब कोई जनसभा या रैली नहीं करेगी, तो अन्य दल भी कोई जनसभा या रैली ना करें। अब कल जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होती है, चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइंस जारी करता है और बताता है कि 16 जनवरी तक अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, कोई जनसभा, कोई रैली, कोई रोड शो नहीं होगी। तो लिहाजा सभी राजनीतिक दल अब इस ओर ध्यान दे रहे हैं। लगातार जो है चुनावी कैंपेनिंग शुरू हो गई है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। आईटी सेल जो है बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, ये सक्रिय हो गया है। और उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की है, कल उनकी प्रेस वार्ता थी, उन्होंने जानकारी दी थी कि आगे की जितनी भी जनसभाएं होंगी, जिले के जिलाधिकारी को ये ताकत होगी या फिर उसके पास ये अधिकार होंगे कि जनसभाओं में कितनी भीड़ बुलाई जा सकती है, जनसभा कहाँ कहाँ होगी। हालांकि चुनाव आयोग की जो टीम दो दिन के लिए उत्तराखंड पहुंची थी एक हफ्ता पहले, उसने 600 जगह उत्तराखंड में ऐसी चिन्हित की थी जहां पर छोटी छोटी जनसभाएं, छोटी छोटी रैलियां, रोड शो किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर जो है सभी राजनीतिक दल जो है 16 जनवरी के बाद का इंतजार कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस का समय समाप्त होगा। डीएम के पास पूरा अधिकार रहेगा, जिले में जितनी भी विधानसभाएं हैं, कहाँ रोड शो कराने हैं, कितनी पब्लिक मीटिंग करनी है, ये सारा अधिकार डीएम के पास रहेगा और डीएम तय करेंगे कि कहाँ पर यहाँ पर ये छोटी जनसभाएं और रैलियां होनी हैं। संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, हमें बताइए कि दरअसल हमने देखा चुनावी कार्यक्रमों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमने देखी, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी हमने देखी, प्रधानमंत्री आए और तमाम जो मंत्रियों का दौरा लगातार होता रहा, मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में दिखाई दिए। लेकिन क्या जो पहले से कार्यक्रमों को तय करना था, इस मामले में कांग्रेस कहीं पिछड़ गई क्या? पार्टी के बीते 6 महीनों में लगातार हम कार्यक्रम देख रहे हैं, तरह तरह की आयोजन और तरह तरह की सभाएं देख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां से शुरुआत की थी, और तमाम जो गढ़वाल के, जिस तरीके से कुमाऊं मंडल की बात करें, गढ़वाल मंडल की बात करें, जगह जगह जनता के बीच पहुंची और अपनी चुनावी तैयारी में जुट गई। हालांकि विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने देखा है कि जिस तरह से अपने पिछले कार्यकाल को जनता तक बताया है और विजय संकल्प यात्रा में जिस तरीके से एलईडी के माध्यम से जो उनके कार्य थे वो जनता तक गिनवाए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका भी असर देखने को मिलेगा। और कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार में उनकी कमी रही, हालांकि उनकी रैलियां और उनकी जो यात्रा है वो इतनी देखने को नहीं मिली है और कहीं ना कहीं इसका असर पूरा यहाँ चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि पूरे चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। जब हम हरिद्वार की बात कर लेते हैं या फिर देहरादून की बात कर लेते हैं या फिर उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं की बात कर ले, तो तमाम जगह हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, यानी जो दिग्गज नेता है, वो देवभूमि आए हैं और तरह तरह के वादे जनता को दिए हैं। और जिस तरीके से पिछले कार्यकाल की जो योजनाएं रही हैं, जो उनके कार्य रहे हैं, वो जनता तक पहुंचा है। साफ कहा जा सकता है कि जो कुंदन की जो उनके कार्य हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा उनका। और अब भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि अलग अलग जिलों में तमाम तरह के आईटी सेल बने हैं और उनको हैंडल करने के लिए अलग अलग व्यक्ति की मौजूदगी यहाँ देखने को मिल रही है। तो साफ कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। जी कुंदन। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ। रोहित विक्रम सिंह भी हमारे सहयोगी देहरादून से बने हुए हैं, दोनों का रुख करेंगे दोबारा से। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, ये दावा किया जा रहा है। 21 जनवरी से पहले बीजेपी करेगी प्रत्याशियों का ऐलान, ये भी तय किया जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी हो जाएगा घोषणा पत्र भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 जनवरी से पहले तमाम प्रत्याशियों की सूची जो है वो लोगों के सामने आ जाएगी, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। 21 जनवरी से पहले बीजेपी करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी होगा घोषणा पत्र भी। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी तैयार है और 21 जनवरी से पहले बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान भी कर देगी। चौदह फरवरी को चुनाव की तारीख निश्चित कर दी गई है। कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया है। पार्टी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अब आगे बढ़ेगी और
हम लोगों ने पिछले 6 महीने से चुनाव में एक व्रत तैयारी की है। बूथ और पन्ना प्रमुख स्तर तक हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा है। तो निश्चित रूप से हम चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार काम करेंगे। 2017 से बड़ी विजय प्राप्त होगी। नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास मार्गदर्शन है, युवा मुख्यमंत्री है, मजबूत आधार है, मजबूत संगठन है, बूथ तक हमारा संगठन खड़ा है। तो हम लोग 14 फरवरी को जब चुनाव होगा, जनता हमें 2017 से बड़ा बहुमत देगी। यही आशीर्वाद लेने के लिए हम आज से इस चुनावी अभियान में जुट रहे हैं। 14 भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है कि उसका संकल्प चुनाव लड़ना नहीं होता, सेवा भी उसका संकल्प है। हमने हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, एक साल बेमिसाल करके हर साल हम जनता के बीच में आए हैं। इसलिए हमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि पार्टी ने और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं जो कभी पहले आपको देखने भी नहीं मिलेंगे। जो आपकी 4 धाम की यात्रा हैं, सैनिक धाम है, और महिलाओं को बराबर के हक की बात है। अनेकों अनेक कार्य कह सकते हैं कि जो जनता को छूते हुए हैं और जनता हमारे साथ में है। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी देहरादून से बने हुए हैं। रोहित, बीजेपी कॉन्फिडेंट दिख रही है, और इसलिए भी क्या कॉन्फिडेंट दिख रही है कि जो उसके कार्यक्रम थे वो लगभग बीजेपी ने पूरे कर लिए हैं। जनता तक जो मैसेज पहुंचाना था, चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वो मैसेज पार्टी ने पहुंचा दिया है। जी देखिए कुंदन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से विजय संकल्प यात्रा बीजेपी की निकली, 18 दिसंबर से इसका आगाज जो गढ़वाल मंडल के लिए हुआ। हरिद्वार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर गढ़वाल क्षेत्र के लिए इस यात्रा को रवाना किया। कुमाऊं से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया। विजय संकल्प यात्रा में विजय संकल्प रथों को रवाना किया गया, और विजय संकल्प यात्रा में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने शिरकत की, गढ़वाल मंडल में भी और कुमाऊं मंडल में भी। और विजय संकल्प रथों के माध्यम से चुनाव प्रचार किया गया। ये विजय संकल्प रथ जो है एक प्रकार के LED वाहन थे, जिनमें वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर केंद्र सरकार की छोटी डॉक्यूमेंट्री, राज्य सरकार की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें उपलब्धियों का बखान किया गया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रदेश को क्या कुछ लाभ हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, प्रदेश सरकार ने इन 5 सालों में क्या काम किया है, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में 5 सालों में 1 लाख करोड़ की योजनाओं पर काम हो रहा है। इन तमाम विषयों को रखा गया है। और अभी 1 महीना पहले ही चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, जहां जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं, एक प्राइवेट सर्वे कंपनी से सर्वे करवाती है दावेदारों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर। तो ये जो प्राइवेट सर्वे कंपनी है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है दावेदारों को लेकर और मजबूती को लेकर, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कितनी मजबूत है, ये रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को और प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी है। अब इस 4 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, उसने उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 दर्जन से अधिक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। ये पर्यवेक्षक जो हैं उत्तराखंड बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। ये आज जो है संभवतः आज ये तमाम पर्यवेक्षक उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों से लौटकर बिल्कुल इसी आधार पर 21 तारीख से पहले जो है इसी आधार पर 21 तारीख से पहले प्रत्याशियों के नामों की सूची भी जारी करने की बात कही जा रही है। रोहित बने रही, आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। तो बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है चुनाव के मद्देनजर। प्रदेश में चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल के प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने स्वागत किया है, और उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए 36 दिनों का वक्त बचा है, जिसके लिए अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 14 फरवरी को चुनाव होगा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी राय ले रही है, जिसे अपने मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी शामिल करेगी। और आपने 55 विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, जिनमें से 24 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है बीजेपी और कांग्रेस ने, उन्हें सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी, और अब आम आदमी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाकर प्रदेश का नवनिर्माण करेगी। उत्तराखंड में सरकार बनवा दो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपसे केवल एक चीज मांग रहा हूं, एक मौका दे दो। तो एक मौके की मांग आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चूंकि आकांक्षाएं, जो उम्मीदें हैं पूरी नहीं हुई है,
उत्तराखंड निवासियों की, चाहे वो बीजेपी रही हो सत्ता में या फिर कांग्रेस रही हो सत्ता में, इसलिए उसे मौका मिलना चाहिए। तो इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब फाइनली 10 मार्च को मिलेगा। 14 फरवरी को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार के भाग्य का फैसला करेगी। लेकिन इन सब के बीच जीत आखिर किसकी होती है, किसके दावों में सच्चाई दिखती है, किसके दावों पर भरोसा जनता करती है, तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे और 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि चुनाव आयोग का चुनाव कराने का फैसला काफी स्वागत योग्य है। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़ गया है। जनता बीजेपी शासन से तंग आ चुकी थी और सत्ता से बेदखल करना चाहती है। तिथियां घोषित की जा रही हैं, परीक्षा करवाई नहीं जा रही है। परीक्षा करवाई जा रही है तो रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं, रिजल्ट निकाले जा रहे हैं तो नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। और यदि कहीं नियुक्तियां हुई भी हैं एक आध जगह तो उसको भी आधे में से होल्ड कर दिया गया है। तो जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य को रौंदने का काम किया गया है, उनके अरमानों को कुचलने का काम किया गया है इन 5 वर्षों के अंदर, डबल इंजन नॉन स्टार्टर सिद्ध हुआ है। इसको स्वयं रूलिंग पार्टी ने स्वीकार किया है। इसीलिए एक मुख्यमंत्री को बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के रूप में जिस बजट को पायलट कर रहे थे उसके पारित हुए बिना कान पकड़ के विधानसभा से उठा करके मुख्यमंत्री पद से बाहर निकाल दिया गया, उनको हटा दिया गया। और दूसरे व्यक्ति को क्यों बनाया गया, क्यों उनको हटाया गया, अभी खुद भी मालूम नहीं है। राज्य की जनता को मालूम नहीं है कि हमारा भविष्य जिस व्यक्ति के हाथ में 3.25 साल से ज्यादा समय में रहा, उसको क्यों हटा दिया गया। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी देहरादून से बने हुए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रोहित, कांग्रेस क्या इसी भरोसे में है कि चूंकि उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, सत्ता विरोधी लहर का फैक्टर होता है, इसलिए हर 5 साल में सरकार बदल जाती है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्या मुख्यमंत्री जो 3 मुख्यमंत्री एक तरीके से बीजेपी ने बदल दिए, वो फैक्टर मान रही है कांग्रेस अपने पक्ष में, इस वजह से वो उसे लगता है कि उसकी जीत हो जाएगी, या फिर इसके इतर जो जमीनी हकीकत है, जो राजनीति जिन मुद्दों पर होनी चाहिए उन मुद्दों की राजनीति भी कांग्रेस ने की है हाल के दिनों में? ये देखिए कुंदन, अगर राज्य गठन से अब तक की बात करें तो 21 साल में कांग्रेस बीजेपी अदल बदल के इन्हीं दोनों दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इन दोनों में से अपना शासनकाल रिपीट नहीं कर पाया। उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत प्रभावी रहता है और इस बार भी ये संभावना जताई जा रही है कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो है उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। चाहे पूर्व सीएम हरीश रावत की बात करें, गणेश गोदियाल की बात करें, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, ये सभी नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो ये 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं 5 साल के भीतर, 3 मुख्यमंत्री, तो हमने जनता का भी तमाम रिएक्शन लिया था। जनता का भी साफ तौर पर कहना था कि इस तरह से मुख्यमंत्री बदलने से कहीं ना कहीं जो प्रदेश का विकास है वो अवरुद्ध होता है। एक लीडर होना चाहिए, उसी के नेतृत्व में 5 साल तक सरकार चलनी चाहिए। हालांकि जो कांग्रेस है अभी इसे बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रही है। जगह जगह जो कांग्रेस की अब तक की जो छोटी छोटी जनसभाएं हुई हैं, रैलियां हुई या फिर रोड शो हुए हैं, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। तो साफ तौर पर आने वाले समय में ये मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में प्रबल रहेगा। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान निकल के आते हैं कि बीजेपी में रोटेशन पॉलिसी है, इसी के तहत तमाम जो बड़े नेता हैं उनको काम करने का मौका मिलता है, किसी एक का एकाधिकार नहीं होता। अब जनता के बीच में बीजेपी अपने इन मूल मंत्रों को लेकर किस तरह से जनता के समक्ष में आखिर वो बताती है कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए,
ये तमाम विषय जो है अभी ये चुनौती जो बिल्कुल, है वाकई बीजेपी के लोगों समक्ष के खड़ी। मुद्दे क्या और क्या राजनीतिक दल उन्हीं मुद्दों को उठा रहे नहीं उठा रहे, इसके नतीजे तो अब 10 मार्च को ही देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता लगते ही जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में है। जिला प्रशासन अब मुख्य बाजारों और आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार ने बाजारों में लगे पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स को हटाने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद अब राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने मुख्य बाजार में लगे फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करें। दूसरा, अभी तक जितने भी होर्डिंग वगैरह और बोर्ड जिस पार्टी के भी लगे हैं सार्वजनिक स्थान पे या जैसे स्कूल हो गया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो लगे हैं, तो उसको तहसील प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को हरिद्वार में वैक्सीनेशन अभियान रफ्तार पकड़ रहा है और अभी तक 63,000 बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। नोडल अधिकारी रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर नरेश चौधरी के संयोजन में बच्चों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिन स्कूल कॉलेजों में अभी तक छात्र छात्राओं को वैक्सीन नहीं लगी है, बताया जा रहा है कि स्कूलों के प्रधानाचार्य की मांग के अनुसार स्कूलों में ही जाकर रेड क्रॉस टीम वैक्सीन लगा रही है। वहीं डॉक्टर नरेश चौधरी का कहना है कि नगर क्षेत्र में 15,000 का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 13,000 लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। जो 3 जनवरी से हमारा ये प्रारंभ किया है 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी छात्र छात्राओं और सभी लाभार्थियों के लिए, उसमें हम लोगों ने जो हमारे जनपद हरिद्वार में हमारे जिलाधिकारी साहब ने पूरा डाटा आज मंगा कर, जो यहाँ जनपद का डाटा था वो 1,27,000 का था और उसमें 63,000 लोगों को लग चुकी है। और उसमें जो नगरीय क्षेत्र हरिद्वार है जो उसमें हमें 15,000 का टास्क मिला था और उसमें 13,000 हम सभी को लगा चुके हैं सभी स्कूलों में। 53 स्कूल हमने पहले दिन ही कवर किए थे नगरीय क्षेत्र हरिद्वार के, बता रहा हूँ। और उसी तरह से हम 3, 4, 5 पर पूरा ये वीक जो डीएम साहब ने कहा इस वीक में 100% हो जाना चाहिए। तो इस वीक में हमारा उद्देश्य यही है कि हम हर स्कूल में, आज मौसम ख़राब था, कुछ बच्चे थे तो हमने मोबाइल टीम भेजी वहाँ और हमने इस तरह से मोबाइल टीम बनाई हुई है पूरे सेक्टर बना के। अगर सब ऋषि और भीमगोड़ा और खड़खड़ी की तरफ कोई हमसे कॉल आती है तो हम वहाँ टीम भेज देते हैं। 5-10 बच्चे भी होते हैं तो हम टीम भेज देते हैं स्कूल में। और इसी तरह से ज्वालापुर, मध्य हरिद्वार और ये अपना कंखल और BHL सारे क्षेत्रों को हमने पूरा कवर किया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को 100% वैक्सीन लग जानी चाहिए। और जो हरिद्वार में है उनको तो हम लगा ही रहे हैं, कोई कुछ उनके परिवार वाले बता रहे हैं हरिद्वार से बाहर है। संजय पंडित हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से मौजूद हैं। संजय, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान गति पकड़ रहा है। कब तक 100% वैक्सीनेशन जो इस एज ग्रुप के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, वो तय किया गया है? देखिए कुंदन, जिस तरीके से पीएम मोदी के संबोधन में कहा गया था 3 तारीख से वैक्सीनेशन होगा और लगातार 3 तारीख से अब तक लगातार बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि जब हम सर्वे के आधार पर देखते हैं तो अब तक हरिद्वार जिले की बात की जाए तो 63,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। ऐसे में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वहां के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने 5 मोबाइल टीमें बनाई हैं जो सर्वे के आधार पर पहले डाटा इकट्ठा करती है और फिर उनको वैक्सीनेट करती है। तो साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसको लेकर भी प्रशासन लगातार ही जागरूक है। हालांकि लगातार ही जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं तो जो लोग हैं वो लापरवाही दिखाते नजर आते। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो तमाम तरह के जो इंतजाम हैं वो हरिद्वार जिले में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ 15,000 से ज्यादा लक्ष्य था जो वैक्सीन लगाने को था, लेकिन अब तक
13,000 जो वैक्सीनेट है वहां बच्चों को किया जा चुका है। ऐसे में जो बच्चे अभी रहे हुए हैं जिनको वैक्सीनेशन लगना है उनको भी जल्दी वैक्सीनेशन लग जाएगी। जी कुंदन। शुक्रिया संजय इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो हरिद्वार में भी वैक्सीनेशन अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।